पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाले शहरियों का इंश्योरेंस होगा अब। जी हां, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं गया वो अब किया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने पीईएस के ताउन से स्कीम मुतारिफ कराई है, जिसके तहत बसों और कोचेस के मुसाफिर टिकट पर सिर्फ 10 से 20 रुपए इजाफी देकर इंश्योरेंस प्रोग्राम से मुंसलिक हो सकेंगे और किसी भी नागहानी हादसे की सूरत में वर्षा को सिर्फ 3 दिन में 5 लाख रुपए की रकम अदा कर दी जाएगी, जबकि ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं और बस का जो पूरा अमला है उसे मुफ्त इंश्योर्ड कर दिया जाएगा। मैं ये अच्छी बात है कि हम हमेशा ये देखते हैं कि बसेस में अगर 7, 10, 15, 20 लोग मौजूद होते हैं जब किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, ऐलानात तो किए जाते हैं लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब पॉलिसी बना दी गई तो खुदारा फिर इस पे इंशाल्लाह अमल भी होगा। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया CEO पीईएस ज़ीशान न्यासी और एसरार भुट्टो साहब ने। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि आखिर किस तरह से ये सर्विस काम करेगी, तैयारी कहाँ तक पहुँची है, लोगों को किस तरह से फ़ायदा होगा। तो सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज़ करती हूँ। मुझे बताएं कि ये सर्विस कब से शुरू होगी, आप सोचा कैसे गया इस सर्विस के लिए, कैसे अवाम का ख्याल आ गया कि अब अवाम को हमने रिलीफ देना है, उनके लिए सहूलियात देनी है, और तैयारी कहाँ तक पहुँची है? असल में हमारा है सॉफ्टवेयर हाउस। हम काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे थे, एजुकेशन पे काम कर रहे थे, हेल्थ पे भी काम कर रहे थे। तो बैठे बैठे अचानक एक ख्याल आ गया माइंड के अंदर, तो हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर दिया। सॉफ्टवेयर के साथ फिर हमने अटैच कर दिया इंश्योरेंस कंपनीज़ को अपने साथ कि हम आपको एक ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जितने भी ऑनर्स होंगे, जैसा कि समझें कि आपकी जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही होती है, जो ऑनर्स होते हैं वो पहले वो पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चाह रहा था वो पर्ची वाला, या वो ज़्यादातर सिस्टम चाह रहा था मैनुअल के, ठीक है जी वो टिकट काट के दे देते थे, लेकिन उसके अंदर इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी नहीं होती थी। हमारे पैसेंजर उसमें सिक्योर नहीं थे। फिर हम एक ऐसा प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया जिसमें हमने ट्रांसपोर्टर्स की फेवर ली। हमने सिंध गवर्नमेंट के हम सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट करने का यहाँ पे मौका दिया। फेवर हम सारी क्रेडिट देंगे अवैस शाह साहब को, जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट हैं, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है जो हमारा, टोटल हम फेवर उन्हें देंगे क्योंकि उन्होंने हमारा साथ दिया और हम आज इस कंडीशन पर पहुंच चुके हैं कि हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट को हम कराची में समझें कि स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा, कतकलामी की माजरत में आपसे ये जरूर जानना चाहूँगा, आप बसों का जिक्र कर रहे हैं, जो बसों का हमारा हाल है, इस तरीके से वो चल रही हैं, उसमें आप लोग इसको कैसे ये फंक्शन करेगा, किस तरीके से आप लोग जो है वो इंश्योरेंस करेंगे? सर हमने एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें हम ट्रांसपोर्टर्स से फ्री ऑफ कास्ट में चीज़ें कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर मटेरियल्स हो गया, हत्ता कि हम लोग जो लेबर है, जो एम्प्लॉय हैं, वो भी हम दे रहे हैं कि लोगों को वो ट्रेन करेंगे। जो ट्रांसपोर्टर्स के अपने हाकर्स वगैरह होते थे उन्हें वो ट्रेन करेंगे, उन्हें ट्रेन करके इस सिस्टम को वो कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली हमने जो सॉफ्टवेयर सिस्टम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उस सिस्टम के अंदर हम कंप्लीट सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं कि हम उन्हें कह रहे हैं कि हम जो पैसेंजर्स को फेवर दे रहे हैं, आप पैसेंजर से टिकट के अंदर इंक्लूड कर दें, 10 रुपये इंक्लूड कर दें। उस 10 रुपये के अगेंस्ट हमने 75,000 से लेके 5 लाख तक की कवरेज दे रहे हैं। अच्छा, वो कवरेज आप दे रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि जो बसों का हमारा हाल है, टूट फूट का शिकार हैं, सिलेंडर धमाके हमारे यहाँ बसों में होते रहते हैं, वैगन्स में होते रहते हैं, और मतलब वो उसके पुर्जे लटक रहे होते हैं, बाकायदा लोग ऊपर बैठ के जा रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि पहले इसको बेहतर करना जरूरी है? फुटेज हम दिखा रहे हैं कि हमारी बसों का क्या हाल है, तो हमें इस सूरत हाल को पहले बेहतर करना है या इंश्योरेंस पहले करनी है? आप इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपकी ये जो कंडीशन सिस्टम है बसों की, ये तो ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगी। कैसे? क्योंकि जो हमारा अमला बैठा होगा वो सिर्फ उन्हीं लोगों को बसों पे सवार होने देगा जितनी सीट्स होंगी, जितने बंदे अलाउड होंगे सिर्फ उन्हीं बैठने दिया जाएगा, एक्स्ट्रा किसी को भी नहीं बैठने दिया जाएगा। और दूसरा, हम लोगों ने अवेयरनेस का प्रोग्राम भी रखा हुआ है कि हम लोगों को टोटल अवेयरनेस देंगे। अब समझें कि जो सिचुएशन बनेगी कि ओवरलोडिंग जो सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टर्स करते हैं, इंशाल्लाह काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टर्स से हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, फेवर हमें वो कंप्लीट देंगे, ओवरलोडिंग वो नहीं करेंगे। और दूसरा, जो बसेस की रहेगी बात कंडीशन की,
तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज़ को वो तो आप कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी तो ये है। ग्राउंड के ऊपर हम देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है ये कि पहले अगर हम ग्राउंड रियलिटी को ठीक करेंगे तभी हम इंश्योरेंस वाले स्टेप पे बढ़ेंगे। सर साहब आपकी जानिब आती हूँ, जैसे कि मेरे को एंकर ने भी जिक्र किया, अगर हम अवैस कादिर साहब की बात कर लें, हमारे प्रोग्राम में हमारे प्लेटफॉर्म पे बड़े वादे दावे करके गए, हमारे एंकर को उन्होंने कह दिया सालगिरह आने से पहले बसें चल जाएंगी, ग्रीन लाइन उसकी मिसाल है, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है। सालगिरह गुजरे जा रही है, बसें नहीं चल रही। वो तो ग्रीन लाइन तो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, बट देखिए यही तो चीज है ना, फेडरल सूबाई हम भी इसी में ही फंसे हुए हैं। सिंध गवर्नमेंट के जो जिस पर्पस के लिए हमने प्रोजेक्ट शुरू किया है ना, पहले तो जब 10 साल पुराने बसों का इंश्योरेंस होगा ही नहीं, वो हमारे पॉलिसी में ही नहीं आते। अच्छा जी, कम से कम 10 साल पुरानी, उससे ज्यादा नहीं। तो ऑलवेज नए बसेस आ गई, 10 साल पुरानी इतनी पुरानी नहीं होती। हमारी तो बस 50 साल पुरानी चल रही है, 10 साल पुरानी तो बस सर इस तरह तो एक दो ही निकलेंगी बस। तो हम इंट्रा सिटी और इंट्रा प्रोविंस फिलहाल कर रहे हैं, कराची में लोकल नहीं कर रहे हैं। इंट्रा सिटी और इंट्रा प्रोविंस, सिटी ट्रैवल, जो सिटी टू सिटी ट्रैवल, ये इंश्योरेंस बनता ही 150 से अबोव है। 150 किलोमीटर से अबोव जो भी सफर करेगा उस पे ये इंश्योरेंस। लेकिन उसमें एक और चीज़ है, जो ये आप उनके सिंध की बात कर रहे हैं, फर्ज करें तो पूरे पाकिस्तान से ज़ाहिर मुसाफिर आते हैं, कराची में भी होते हैं, अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो उन पे भी ये कंडीशन। जी बिल्कुल, ये यहाँ से अगर मानसरा जाए, पेशावर जाए, बलूचिस्तान कहीं भी जाए, खुदा न खास्ता यहाँ पे जाके सवात में एक्सीडेंट होता है तो इंशाल्लाह हम वहाँ, और उनका ताल्लुक किसी सूबे से सिर्फ NIC कार्ड नंबर चाहिए हमें, वो किसी सूबे से, कहाँ से भी, वो गिलगित जाएगा, गिलगित भी इंशाल्लाह उनको 3 डेज में हम वहाँ पे कवरेज देंगे। अच्छा, ड्राइवर्स और जो बस का दीगर अमला उसके लिए भी होगा, उनके लिए हमने 3 चीजें रखी है, वो फ्री ऑफ कास्ट उनको हम कार्ड बना के लिए, कंडक्टर, मुंशी और ड्राइवर। और उसके अलावा हमने ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि माजरत के साथ ट्रांसपोर्ट हजरात शायद नाराज हो जाए, बट वो उनसे नहीं पूछते, हमने उनके लिए EOBI फंड भी रखा हुआ है। उनके फैमिलीज को 8,000 तक रिटायरमेंट भी मिलेगी, एंड उनकी EOBI फंड से उनको रिटायरमेंट के पैसे भी मिलेंगे, पेंशन भी मिलेगी, ये भी हम उनको कवर दे रहे हैं। पैसेंजर के लिए क्या सहूलत होगी? पैसेंजर एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेव हो जाएगा कि वो कहाँ मूवमेंट कर रहा है। आजकल अगवा बराए तावान का भी सीन है, तो उससे हमें सॉफ्टवेयर से 10 सेकंड में पता चलाएगा कि ये बंदा यहाँ से चढ़ा था, यहाँ पे उतरा था। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये सॉफ्टवेयर पूरा सिस्टम है। सेकंड थिंग कि अगर उनको मामूली चोट भी लगती है ना तो 75,000 मिलेंगे ऑन द 3 डेज। अच्छा, ये जख्मी, मैं कंडीशन से हमारी इस तरफ आ रहा था कि कोई मामूली जख्मी होता है, कोई ज्यादा जख्मी हो जाता है, अल्लाह ना करे किसी की टांग टूट जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसमें कैसे आप लोगों ने उसको डिवाइड किया? हमने हर चीज़ पे कैटेगरी रखी है, और हम पेनाफ्लेक्स और अवेयरनेस देंगे हर अड्डे पे, ईच एंड एवरीथिंग। वो हमने हर कैटेगरी रखी हुई है, इतनी चोट पे इतने पैसे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख है इन केस ऑफ डेथ। अगर दोनों टांगें टूट जाती हैं फिर भी 5 लाख है, अगर टांग और हाथ तो 2,75,000। ऐसे हमने पूरा डिवाइड करके, कम क्या है, कम से कम 75 नॉर्मल स्क्रैचेस पे, मामूली जो चोटें लगती हैं उस पर हम 75,000। अच्छा साहब, ये तो आप इनकी बात कर रहे हैं कि खुदा ना खासा जो जख्मी होते हैं और जो मालिकान है उनके लिए भी तो कुछ होगा ना, बस तबाह हो गई। हमने बस मालिकान को भी हम फेवर्स दे रहे हैं, 20 लाख तक, अल्लाह ना करे अगर बस का एक्सीडेंट हो गया तो उसमें 20 लाख तक कवरेज बस को भी दे रहे हैं। और यहाँ तक हम उन्हें फेवर्स दे रहे हैं कि ट्रांसपोर्टर्स अपनी मर्जी से अपनी वर्कशॉप से काम कराएगा। अच्छा, अपनी मर्जी से वो काम कराएगा। 20 लाख तक की कवरेज हम बस मालिकान को भी दे रहे हैं, और जो थर्ड पार्टी होगी, जो किसी चीज़ के साथ गाड़ी अगर उनकी लगती है, 5 लाख तक की कवरेज हम उन्हें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, और आप कह रहे हैं कि इसका इत्तलाक जल्द होगा, क्योंकि ये इन प्रोसेस है। फ्यू डेज हमारी टीम आ गई है इस्लामाबाद से, फ्यू डेज हम इंस्टॉलेशंस कर जा रहे हैं। और फिर मैं बहुत मशकूर हूँ सिंध गवर्नमेंट और सैयद अवैस कादिर शाह का, इस कदम में हमारे साथ वो शाना बशाना खड़े हैं। अवैस कादिर साहब को कहें कि आप उनके मशकूर हैं, तो थोड़ी बसें भी ले आए ना कराची काफी कर ली हैं, अब बसें आनी चाहिए ताकि इंश्योरेंस भी काम आए। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है, ज़िशान न्याजी साहब और इसरार भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया। मिलवाते हैं कराची की ऐसी माँ बेटी से जिन्होंने रेस्टोरेंट संभाल लिया है। शौहर के इंतकाल के बाद फरहत इफ्तिखार ने कोरोना के दौर में बिजनेस का आगाज किया, और एक ऐसे दौर में जहां तमाम ही कारोबार मुश्किल का शिकार थे। कोरोना वायरस था और वबा की वजह से हम देख रहे थे कि जो मुख्तलिफ कारोबार हैं बहुत मुतासिर हुए थे, लोगों ने रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए थे। लेकिन ऐसे में फरहत साहिबा ने अपनी बेटी अलीजा के साथ मिलकर रेस्टोरेंट का आगाज किया, और अब इन्हें कामयाबी मिलना शुरू हो गई है। इनका रेस्टोरेंट बेहतरीन चल रहा है। दोनों बाहिम्मत माँ बेटी आज हमारे मेहमान हैं, और उनकी एक बहन भी है जो हमारे साथ हैं, उनका भी तारुफ कराएंगे। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहेंगे, बहुत शुक्रिया फरहत साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। अलीजा आप भी हमारे साथ हैं और इनकी बहन अंजला भी हमारे साथ हैं।
फरसा साहब, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, मुझे बताइएगा कि कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से हैं? अच्छा, कैसे आपने प्लान किया? आजकल तो हम देख रहे हैं कि कारोबार सबके मुतासर हो रहे हैं, लोग कारोबार बंद कर रहे हैं, आपने कैसे सोचा कि मैं इसमें कारोबार शुरू करूं? बस कुछ ऐसी वो थी जिसमें हमने सोचा कि चलें कुछ ना कुछ तो करना ही होना था। चाहिए साथ हाँ, साथ। कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो इसलिए फिर हमने काफ़ी रिसर्च की, सब किया, तो इसमें फिर हमने ये आप कामयाब हुए? हाँ, कामयाब हुई, काफ़ी हमने वो की इसके लिए, तो हम इसमें कामयाब हुए। जबरदस्त, अल्लाह कामयाब रखे और आपकी हिम्मत को सलाम है। एक औरत के लिए बाहर निकल के काम करना वैसे ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो आपने और अलीज़ा ने किस तरह से जिम्मेदारियां बांट ली कि कौन खरीदारी करेगा, कौन कस्टमर्स को डील करेगा? एक्चुअली हमारी जो परचेजिंग वगैरह से आज ऑनलाइन का दौर है, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बने हुए हैं फैमिलीज़ वगैरह, मतलब कि कंपनीज़ वगैरह के साथ, तो हम लोग उनको ऑर्डर रात को ही प्लेस कर देते हैं, तो वो सुबह हमारी शॉप पर उनके सारे जो भी आइटम्स होते हैं ना, शेफ्स वगैरह से पूछ के हम लोग उनको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अच्छा, ऑन द स्पॉट ऑर्डर नहीं किया जा सकता? नहीं, ऑन द स्पॉट नहीं करा जाता, क्योंकि वो अच्छा, एक कंपनी दिन पहले आप ऑर्डर कर दें एक दिन पहले और आप सुबह मंगवा सुबह आप ऑर्डर कर दें, क्योंकि उनको भी अपने वहाँ से कंपनी से डिस्पैच करना होता है। ठीक है, ठीक और है, फिर ठीक है। मंडे के दिन कुछ ऐसी ग्रॉसरी, मतलब ग्रॉसरी वगैरह होती है, कुछ ऐसे होते हैं, तो वो हम मंडे के दिन परचेजिंग करते हैं पूरे वीक के लिए। अच्छा, तो कौन कौन जाता है ग्रॉसरी करने? मैं आप और और मेरी मामा जी। फरसा साहिबा दोनों जाती हैं और ग्रॉसरी अंजला लेके क्या आते हैं? करती है? अच्छा, आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस सारे काम में, जरा मुझे ये बताएं। एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे सब हैंडल करती हूँ कि पोस्ट कौन सी लगानी है, लोगों को कैसे मतलब अच्छा। रिस्पॉन्स करना है, लोगों के मैसेजेस वगैरह आते हैं तो उनको रिप्लाई करना और ये सारी क्या चीज़ें मैसेज आते हैं लोगों के? कि एड्रेस वगैरह और आजकल कोई Reviews भी आते प्रॉब्लम होंगे होती ना है। साथ साथ। हाँ, तो बहुत ज़्यादा लोग, जब से हमारी और भी एक दो जगह वीडियोस चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग फ्रेंचाइज के लिए बोल रहे हैं कि आप हमें अपनी फ्रेंचाइज दें। अच्छा। और जी, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। फिर एड्रेस लोग बहुत पूछ रहे हैं, मेन्यू कार्ड का पूछ रहे हैं कि आप मेन्यू कार्ड सेंड करें, एड्रेस सेंड करें, आपका स्पेशलिटी क्या है, सिजलिंग प्लेटर वगैरह जैसे अच्छा, हमारा इसका special मतलब है कि मदर और डॉटर का जो डुओ है उसमें हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा रिस्पांस आपको मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो लोग रिव्यूज क्या दे रहे हैं? मैं थोड़ा सा ये लोग जानना चाह रहा हूं। रिव्यूज़ इतना अप्रिशिएट करें, इतना इंकरेज करें हम लोगों के इस काम को, और लोग सबसे ज़्यादा तो खाने की इतनी तारीफ करें सिजलिंग प्लेटर की, कि बहुत ज़्यादा कि थोड़ा मेन्यू बता देना, हमें क्या क्या मेन्यू में जाके हम ऑर्डर करें तो हमें पता हो कि आपके पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। मेन्यू के अंदर हमारा शवारमा है, हांडी है, कढ़ाई है, चाइनीज़ है, फास्ट फूड वगैरह है, पराठे हैं, ऑल टाइप्स ऑफ पराठे हैं। फिर हमारे पास बारबेक्यू के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेन हमारा अभी चल रहा है, अच्छा। सिजलिंग कबाब एंड सिजलिंग टिक्का और सिजलिंग मुगलाई बोटी। उसके अंदर हम सिजलिंग प्लेट के अंदर, हॉट प्लेट के अंदर उसको सर्व करते हैं मक्खन वगैरह डालकर। जो उसकी स्मोक होती है वो 2 से 5 मिनट तक ना वो पूरी उसकी वो होती रहती है, जब तक हम काउंटर से लेकर टेबल पर आते हैं, तो उसका एक अलग ही अरोमा होता है, तो वो बहुत अच्छा, यकीनन ख़वातीन के लिए वैसे बड़ा मुश्किल होता है एक बिजनेस पूरा संभालना, पूरा सेटअप बनाना, यकीनन बाहर निकल के सारा काम करना, ऑर्डर्स लेना। तो आपके लिए कितना मुश्किल था, आप दोनों के लिए, जब आप लोग प्लान कर रहे थे? किस तरीके से आपने सोचा कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा क्या आएगा? रहा? लोगों का, सोसाइटी का, रिश्तेदारों का? और कुछ सबसे प्रेशर भी पहले था मैं आप जब पे? सोच रही थी, पहले तो मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा ऐसा कोई काम स्टार्ट करते हैं कि कुछ ऐसा ये आइडिया हो। आपने दिया अम्मा को? जी, मेरा ये आइडिया था कि क्योंकि मैं भी बिजनेस और अकाउंट्स की स्टूडेंट हूँ ना, तो मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो करना है, ऐसा करना है कि हम अपने काम को एक ब्रांड बना सकें। तो उसके लिए फिर मैंने कहा कि मम्मा चलें खाने का करते हैं। फिर हम तीनों ने पहले डिस्कस करा, फिर मैंने अपने मामू से डिस्कस करा, खालू से, तो उन लोगों ने फिर मुझे बहुत इनकरेज करा, सपोर्ट करा कि हाँ बहुत अच्छा स्टेप है, करो, कोई भी हेल्प चाहिए होगी हम लोग करेंगे। तो उसमें उन्होंने फिर हमें, ख़ानदान वालों ने, खाला मेरी बहुत सपोर्ट करा, उन लोगों ने, मामी ने, सब ने बहुत सपोर्ट करा। उसके बाद फिर हम लोग ने सर्चिंग वगैरह करना शुरू कर दी, फिर मार्केट रिसर्च करी कि कहाँ पर किस टाइप के रेस्टोरेंट्स हैं, लोकेशन किस तरह से डिसाइड करें, लोग कहाँ पर खाना क्या मतलब रेट्स होने चाहिए, वो सब हमने पहले हर चीज़ मार्केट रिसर्च करी। उसके बाद फिर हमने एक प्लान बनाया कि हम इस प्लान के हिसाब से चलते हैं कि पहले हर चीज़ कौन किस तरह से करेगा। फिर हमने ड्यूटीज़ डिवाइड करेंगे, ये बंदा मतलब मैं ये कर लूँगी मामा, आपका ये दिया। फिर हम रात को बैठकर हर चीज़ कर देंगे कि किसने क्या काम कर लिया। मैं सारा ऑनलाइन सब हर चीज़ सर्च करी थी, मामा थोड़ा मार्केट वगैरह मैं मामा देख रहे थे, मेरी बहन देख रही थी उनके साथ। फिर मैंने अपने खालू से भी कुछ मुझे वो लेना पड़ा, तो मैंने उनको बोला कि आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दें। तो उन्होंने मार्केट अच्छा, जाके आप करा। खालू का जिक्र कर रही हैं, तो मैं ख्याल में सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ऐसे मामलात में, जब कोई फैमिली बिजनेस का आगाज़ करती है, और फैमिली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। ये पहले चचा ऐसे फूफा जो रिश्तेदार तो ममानियाँ होंगे हैं, जिन्होंने तनकीद की वो सब होगी। तनकीद करते हैं। कुछ तो थे ऐसे रिश्तेदार? आप बताइएगा दरअसल कि कुछ थे ऐसे जिन्होंने आपको थोड़ा कहा कि यार ये कैसे करेंगे आप, बड़ा मुश्किल काम है, छोड़ें, ये करें वो करें? नहीं है, फिलहाल मेरे अपनी जो फैमिली है उसमें तो सबने मुझे काफ़ी इनकरेज किया है, बहुत मेरा साथ दिया, सबने आगे बढ़ के कि नहीं आप करो, हम इंशाल्लाह आप कामयाब होगे।
और आप कामयाब हो रही हैं माशाल्लाह। कामयाब भी हुई हैं आप और अल्लाह को कामयाब रखे। सबने हमें माशाल्लाह बहुत सपोर्ट करा। मेरे मामू ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, फाइनेंशियली भी, मोरली भी। उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा हमें कि तुम लोग करो। और हम लोग ऐसे, मेरे फादर की जैसे डेथ हो गई थी तो हम लोग भी तीनों अकेले हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कुछ भी होगा, लेकिन तुम लोग आगे बढ़ो, अपने उससे करो, क्योंकि उनकी भी अच्छा अच्छा, आप माशाल्लाह दोनों बेटियां हैं, आप लोग जब जाते हैं फील्ड में, फील्ड से मुराद है कि आप लोग रेस्टोरेंट पे भी विजिट करते हैं, सारा काम संभालते हैं, हम लोग ही बैठे हुए होते क्या क्या मुश्किलात आती हैं आपको लोगों से डीलिंग में? ज़ाहिर है आपको डील्स भी करनी है, अपना सामान भी मंगवाना है, फ़ोन कॉल्स भी करनी है, तो वो डीलिंग में कितनी मुश्किलात आती सबसे हैं? ज़्यादा बस एक टाइम पे होता है कि काउंटर पे एक बंदा, अगर मैं काउंटर पे बैठी होंगी तो वहाँ पर कॉल्स भी आ रही होंगी, वो भी मैं रिसीव कर रही होती हूँ। फिर ऑनलाइन अगर कुछ मतलब मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मेन्यू कार्ड भेज दें, हमारा ऑर्डर लिख लें, ये कर लें, तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है कि काउंटर पे मेरे साथ कि अगर कोई होता नहीं तो ऑनलाइन कॉल्स भी मैं ले रही होती हूँ, फिर सामने से वेटर भी ऑर्डर लिखवा रहे होते हैं तो उनका भी मैं ही कर रही होती हूँ। फिर लोग मैसेजेस की रिप्लाई कि हमें मेन्यू कार्ड भेज दें, ये कर दें, तो वो भी एक ही टाइम पर सब मैं कर रही हूँ। सारी जिम्मेदारी इन पर डाली है अंजला, आप क्या करती हैं? सोशल मीडिया हैंडल हम फिर देख रहे हैं कि फोन कॉल से वो उठाती हैं, ऑर्डर भी वो प्लेस करती हैं, मेन्यू वो तैयार करवा रही हैं। एक्चुअली मैं ये अलीजा घर पे रह के सारा अलीजा से पूछे बगैर कुछ नहीं करती। अच्छा, ये पाबंदियां इन्होंने लगाई हैं। बड़ी बहन इजाजत देती है तो छोटी बहन काम करती है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि अम्मा को कहो अम्मा आज दिल नहीं करा मेरा काम करने का? एक दिन अभी हमारे अम्मा के मुंह से बोलने फौरन मुंह कर दिया है। ये पाकिस्तान की रिवायती अम्मियों की तरह कभी हमारी कभार करती मेरा है। और मम्मा का भी आर्ग्यूमेंट होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, हो जाता है कि ये काम जल्द, मम्मा कि जल्दी करो जल्दी करो। मैंने कहा मम्मा प्लीज़ मुझे टाइम दे दे, मैं जल्दबाजी करूंगी तो ये काम गलत हो जाएगा। तो मैं उस पर थोड़ा शाउट कर लेती हूँ कि मम्मा प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी देर मुझे बस दे दें, मैं ये काम करके मैं तो आपका ये काम कर दूंगी। तो फरत साहिबा, आप मुझे बताएं कि रेस्टोरेंट की लोकेशन क्या है? जो लोग देख रहे हैं वो आना चाहें, जैसे कि इतनी सारी चीजें खाने पीने की बताई तो लोगों का तो दिल कर रहा होगा। हैदरी मार्केट में आप पिशावरी आइसक्रीम है, उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो बस राइट साइड पे पड़ेगा, कैफे रिलेश के नाम से, उस पे ठीक। हाँ। अच्छा, आप लोग एक बहुत बड़ी एग्जांपल हैं, खासतौर पर हमारी खवातीन के लिए एक मिसाल हैं। आप भी और आप भी दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगी वो तमाम खवातीन को जो अपना कारोबार शुरू करना चाहती हैं, बिल्कुल, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सबको आना चाहिए, ऐसी खवातीन को, मेरी तरह भी और वैसे भी लेडीज़ को तो आगे बढ़ना चाहिए। आजकल के दौर में तो हर किसी को एक्चुअली अब कुछ करना इम्पॉसिबल नहीं है लड़कियों के लिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए और करना चाहिए। और आई थिंक जब फैमिली सपोर्ट हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। है ना, यही आप तीनों की यूनिटी है मेरे ख्याल में जो आप लोगों को कामयाब कर रही है। अलीजा, फरत साहिबा और अंजला, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ ही और हमसे बात कर रही थी। आपने देखा, हम पेश करते हैं किस तरीके से ये अपना पूरा बिजनेस रन कर रही है, अपना कारोबार चला रही है बगैर किसी की मदद के। और ये पूरी फैमिली है जिसमें दोनों तीनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। इन तीनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं, कोरोना की वबा ने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं, बहुत असरात मुरतब किए हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे इस ऐसे शख्स से जिनकी जिंदगी में ये वबा मुस्बत तब्दीली लाई। बिल्कुल, हम बात करें कमर सलीम की, जो आलमी वबा के दौरान बैंकर से सिंगर बन गए हैं। जी हाँ, बैंकर से सिंगर कितना जबरदस्त लग रहा है ना कि आप पहले बैंकर थे फिर आप सिंगर बन गए हैं। तो जनाब, बड़ी दिलचस्प तब्दीली ये लेकर आए और इस तब्दीली पर बात करने के लिए हमने सोचा कि हम क्यों ना जो है उन्हें इनवाइट करें, उनसे बात करें, लेकिन उससे पहले हम उनका गाना आपको सुनवा देते हैं। मेरी जान झुक गई हो कहाँ है प्यार का समा, बाहों में आओ ना। ओ मेरी जान झुक गई हो कहाँ है प्यार का समा, बाहों में आओ ना। जाना मेरी जाना है ज़माना प्यार का। तो हमने देखा किस तरीके से उनमें मुस्बत तब्दीली आई है। मतलब एक बैंकर जो पहले पैसों से खेलता था, अब वो गिटार से खेल रहा है और माइक के साथ खेल रहे हैं वो, और गाने भी गा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है, मुस्बत तब्दीली जो उनके अंदर आई। उनका पूरा बैंड भी है क्योंकि मलेशिया में होते हैं, तो मलेशिया से हमें ज्वाइन किया है कमर सलीम साहब ने। बहुत शुक्रिया कमर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले बताइएगा, बैंकर से सिंगर, ये बहुत बड़ी तब्दीली है, मुस्बत तब्दीली है या इसको सिर्फ तब्दीली कहा जाए? ये तब्दीली कैसे आई, क्या हुआ था? जी, थैंक यू सो मच शाहजेब। तब्दीली आई से कि ये एक पूरा सर्कल है। स्टार्टेड एज ए म्यूजिशियन, बैंड भी था बहुत अरसा पहले, लेट 90s में,
80s में काफ़ी प्ले किया, एंड उसके बाद करियर की तरफ फोकस किया, करियर इस्टेब्लिश किया। एंड देन ड्यूरिंग कोविड आपको पता है कि ये बड़ा एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, तो मैंने सोचा कि मेरा जो पैशन है, जो मैंने काफ़ी अरसे से छोड़ दिया हुआ है, उसको रिवाइव किया जाए। तो वैसे ही उसका स्टार्ट किया, एंड आई एम एक्चुअली बेस्ड इन सिंगापुर, और यहाँ पे आई मेट अप द बैंड, हमने गाना रिकॉर्ड किया और इट जस्ट टर्न्ड आउट वेरी नाइस एंड इट्स कमर साहब, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि ये आपका शौक है, आपने दरमियान में इसको छोड़ दिया, ब्रेक आ गई थोड़ी सी, तो इसका बाकायदा शौक आपको किस उम्र में हुआ? बचपन से गुनगुनाने का, गाना गाने का शौक था? जी 14-15 साल की उम्र में आई से कि वाज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। मेरा भाई गिटार बजा रहा था, उसने कहा मेरे साथ आप गाना थोड़ा गाएं, मैंने थोड़ा गाना गाया, उन्होंने कहा आप तो सुर में। तो फिर मैंने सीखना शुरू किया, राग भी सीखे, प्रैक्टिस भी किया, पियानो भी सीखा, और ये 14-15 की साल की उम्र से लेके कोई 18-19 की उम्र तक मैंने काफ़ी प्ले किया, बैंड भी ज्वाइन किया, बल्कि अली अजमत और शान के साथ हमने छोटा सा बैंड भी बनाया था। अच्छा। और बैंड प्ले किया बनाया थोड़ी था। देर। तो अच्छा, वैसे आपकी इंस्पिरेशन कौन है, किसका नाम लेंगे आप? जी कई आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में, तो एक से एक लेजेंड हैं आर्टिस्ट, यू नो, बट मेरा अपना ख्याल है कि सबसे पहले तो मैं आलमगीर साहब का नाम लूँगा। आई थिंक काफ़ी उन्होंने पायनियर हैं, उन्होंने बानी हैं पॉप म्यूज़िक के। उसके बाद जुनैद जमशेद, आई थिंक क्वाइट इंस्पायर्ड बाय हिम। उसके बाद आतिफ असलम, एंड लेटली अली जफ़र, आई थिंक वेरी वेरी वर्सटाइल एक्टर। सो कई इंस्पिरेशन है पाकिस्तान में, एक से एक बढ़ के आर्टिस्ट। तो कमर साहब, आप सिंगापुर में बैठे हुए हैं और वहाँ पर जब लोग आपकी मौसीकी सुनते हैं, आपके गाने सुनते हैं, कैसा रिस्पॉन्स आता है? जी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने देखा है मेरा म्यूज़िक अभी रिसेंटली मुझे कोई 25 कवर्स आए हैं फ्रॉम 18 कंट्रीज़। तो ये गाना बड़ा यूनिवर्सल हो गया है। मुझे अफ्रीका से आया है, लैटिन अमेरिका से, लोगों ने स्पेनिश में गाया है, लोगों ने अरबिक में गाया है। तो उस लिहाज से मैंने देखा सिंगापुर जैसी जगह में जहाँ पे एक बड़ी मिक्स्ड कम्युनिटी है, सब लोगों ने पसंद किया और सब लोगों ने एंजॉय किया। सो आई ट्रूली बिलीव कि म्यूज़िक हैज़ नो बाउंड्रीज, नो कल्चर, बिल्कुल नो बाउंड्रीज का आप जिक्र भी कर रहे हैं, और यही हम देख रहे हैं कि आपका जो बैंड है उसमें सिंगापुर से भी कुछ लोग शामिल हैं। तो कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम ऐसा आता है ज़ाहिर है जब आप उर्दू के गाने गाते हैं, तो क्या उनको उर्दू आती है या वो सिर्फ धुन समझ के रहते हुए आपने बस जो है उन्हें उर्दू सिखा दी है? आप धुन के ऊपर उनको जो है वो प्ले करवा रहे होते हैं? जी उर्दू तो उनको नहीं समझ आती बिल्कुल। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। पहले हमने जब प्ले किया, आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आई हैड टू ट्रांसलेट द होल सॉन्ग कि क्या उसकी मीनिंग है, क्या उसका सेंटिमेंट है। बट आपने देखा सब मेरे साथ गा रहे थे इन द वीडियो, सब ने एंजॉय किया। और उर्दू एक बड़ी मुझे लगता है वो खुद भी अट्रैक्टेड होना शुरू हो गए हैं उर्दू की तरफ, और उर्दू गाने सीख भी लेंगे वो। बिल्कुल जी, कुछ उर्दू के वर्ड्स उनको ऑलरेडी आ गए हैं और मुझे बताते हैं वो वी समटाइम्स कन्वर्स इन टूटी फूटी उर्दू। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, यू नो, आई थिंक म्यूजिक हैज रियली टच्ड अ कॉर्ड विद। अच्छा, आप थोड़ा सा हमें लाइव गुनगुना के भी दिखा दें, कोई आपका फेवरेट गाना हो, कोई ऐसी लाइन हो जो आप सुनाना चाहते हैं वाकई। जी क्या सुनेंगे आप? आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है? आपका फेवरेट गाना सुनना चाहेंगे? जी मैं आपको सुनाता हूँ, आलमगीर साहब का गाना था काफ़ी अर्सा पहले। ठीक है प्लीज कह देना आँखों से समझ लेना, बातों से कोई तो रहता है सांसों में। मैंने कहा थोड़ा सा जबरदस्त सिलेक्शन इतनी अच्छी की और उसके बाद गाया भी इतना खूबसूरत। थोड़ा सा और आप कंटिन्यू करें ना थोड़ा सा, हम इतना जब हम मजा आना शुरू हुआ तो आपने हाथ रोक लिया यार। आपको ये जाना का थोड़ा सा एक और जो मेरा गाना है उसी का थोड़ा पार्ट सुनाऊं? जी जी ओ मेरी जान छुप गई हो कहाँ है प्यार का समा, बाहों में आओ ना जाना, मेरी जाना है ज़माना प्यार का, जाना मेरी जाना है ज़माना प्यार का। वाह भाई क्या बात है, बहुत अच्छा लगा।
और पहले तो ये भी बता दें कि इतने अच्छे आप गाने तो गा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आपको कौन कौन से आते हैं? कीबोर्ड के साथ आप गिटारिस्ट भी हैं और भी कोई इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हैं? जी मेनली तो मैं कीबोर्ड और पियानो प्ले करता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत गिटार, थोड़ा बहुत तबला, थोड़ा बहुत वायलिन। सो आई और जिसका मौसीकी से ताल्लुक है वो सारे काम कर लेता है। तो एक और सवाल हमारे ज़हन में आ रहा है कमर साहब, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। ये भी बता दें कि बल्कि खास तौर पे आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि हमने कोविड में खास तौर पे देखा है बहुत से लोगों की जो है वो जॉब चली गई और ब्रेक लग गई है, तो उन्होंने अपने करियर पे ब्रेक लगा दी। आप क्या समझते हैं, ब्रेक नहीं लगानी चाहिए, आपको स्टेप लेना है, चाहे आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, चाहे आप किसी बिजनेस की तरफ जाएं, लेकिन अपने करियर को आपने आगे बढ़ाना है। आपकी अगर जॉब चली भी गई है तो आपने वहां रुकना नहीं है। जी बिल्कुल, बड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है और बहुत मुश्किल टाइम है, और जो मेरा अपना ख्याल है, दिस इज़ अ पेंडेमिक ऑफ इनइक्वालिटी। जो लोग स्पेशली अंडर सर्व्ड हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको ज़्यादा इम्पैक्ट किया है कोविड ने। तो मेरा यही पैगाम होगा, पहले ये कि अपना करियर जिस तरह मैंने किया, म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, लेकिन अपना करियर मैंने परसू किया, बड़ा रिगरसली परसू किया। पिछले 25 साल से मैं फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी काम किया, लेकिन हिकअप्स आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी में, तो उनसे घबराना नहीं चाहिए। और सेकेंडली अपना पैशन जो है, आई बिलीव कि मुझे मेरा म्यूज़िक बड़ा पुराना पैशन है, और अपना पैशन जब आप रिवाइव करते हैं, आई बिलीव आपको दीन, दुनिया और फैमिली तीनों में वो हेल्प करता है। तो अपने पैशंस को ज़रूर रिवाइव करना चाहिए। आई वुड अर्ज एवरीबडी। और जब मैंने जाना सॉन्ग रिलीज़ किया, कई मेरे दोस्तों ने, बाबू ने अपना गाना दोबारा स्टार्ट किया, अपना म्यूज़िक स्टार्ट किया, अपना गार्डनिंग स्टार्ट कर दी। कई लोगों ने अपने अपने पैशन स्टार्ट कर दिए। बिल्कुल कमर साहब, आप बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल बने ना। तो जैसे आपने कहा कि आपको गाने का शौक था, 14-15 साल की उम्र में आपने गाना शुरू किया और फिर करियर के जाने बढ़ने के लिए इसमें एक थोड़ा सा ब्रेक आ गया। ऐसे बहुत सारे लोगों की हमें मिसालें मिलती हैं। कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई किसी और फील्ड में जाना चाहता है, कुछ मजीद करना चाहता है जिसका शौक होता है, लेकिन फिर करियर को बनाने में उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है, और जब वो वापस अपने शौक की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो उनकी उम्र गुजर जाती है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों के लिए भी एक मैसेज दीजिएगा कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, उनकी हिम्मत कैसे बंधी रहे, अपने शौक से किस तरह से वो जुड़े रहे। जी पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। कोई भी सिचुएशन हो जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, तो अगर आप पॉजिटिव बिहेवियर मेंटेन करेंगे तो आपको रास्ते खुद ही दिखाई देंगे। तो सबसे पहली बात ये है, पॉजिटिव रहें। दूसरा, बिलीव करें, जो आप करना चाहते हैं उसमें फुली बिलीव करें, पैशनेटली करें, कोई चीज़ हाफ हार्टेडली ना करें। जो भी आप हाफ हार्टेडली करेंगे, कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाएगी। तो पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करें, और बाकी अल्लाह की मदद तलब करें। आई थिंक एज यू गो अलॉन्ग, जब अल्लाह मदद करता है तो बिल्कुल ऐसा ही है। जब आपकी हिम्मत, आपकी नीयत नेक होती है तो अल्लाह भी आपकी मदद करता है। कमर सलीम साहब, बेहद शुक्रिया। बहुत सारे लोग मिसाल हैं, वो लोग जो अपने शौक जिनको बहुत ज़्यादा था, थोड़ी ब्रेक लग गई करियर के चक्कर में, कोई नहीं, आपके पास बड़ी लंबी ज़िंदगी माशाल्लाह पड़ी है, तो जनाब अपनी हिम्मत को बांधे रखें। लेकिन हमने क्या करना है, अभी हम अपने नाज़रीन से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो आप हमसे गुफ्तगू करेंगे, कैसे, थ्रू कॉल, और आपके मसलों का हम जिक्र करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। डॉक्टर खुरम भी हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। हम जिक्र कर रहे थे डॉक्टर खुरम का, और इसीलिए हम बात करेंगे अक्सर नौजवानों को आंखों के नीचे हल्के और गर्दन का रंग, चेहरे से मुख्तलिफ होने की शिकायत होती है महक, और ऐसे में वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, जल्दी टेंशन में आ जाते हैं कि हम क्या करें, मुख्तलिफ जो चीज़ें वो ट्राई करते हैं। लेकिन आपने घबराना नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर खुरम आज हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इन दोनों मसाइल का वो हल हमें बताएंगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अलग ठीक ठाक। तो ज़रा बताएं, ये जो मसले मसाइल हैं, ये गर्दन काली हो जाती है, मुख्तलिफ रंग हो जाता है और हल्के आ रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है, लोग समझते हैं कि जी एक क्रीम लगाएंगे, एक विटामिन खाएंगे, आपकी गर्दन भी साफ हो जाएगी, हल्के भी साफ हो जाएंगे, कोई भी मसला हल होगा। मगर जब तक आपकी डाइट सही नहीं है, ठीक है, दूध आपकी खुराक में नहीं है, मतलब ये कि अब आप बड़े हो गए, डेफिनेटली अडल्ट है, तो ये नहीं कि बच्चों की तरह आप दूध पिएंगे, मगर आपके एक प्रॉपर नरिशमेंट होनी चाहिए। सेकंड चीज़ ये कि नींद प्रॉपर हो, और एक बड़ा होता है इनहेरिटेड, आपकी जीन्स में होता है। अगर आपकी विरासत में तो थोड़ा मुश्किल होता है, मगर डेफिनेटली आपके हल्के आराम से जा सकते हैं। एक तो थोड़ा सा रात को मोबाइल थोड़ा सा दूर रख लें, थोड़ा सा मोबाइल थोड़ा सा दूर रखें, ये बड़ा मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम मैंने पहले बताया। अच्छा जी, सेकंड ये कि नींद पूरी लेनी है। थर्ड ये कि पानी, आप सर्दियों में होती है ना, हमें
दिल नहीं चाहता, मगर आपको पानी पीना है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बड़ा ज़बरदस्त सोल्यूशन बता रहे हैं कि जो आपकी आंखों, डेफिनेटली तो देखिए एक ये बड़ा मैंने लड़कियों में ऑब्सेशन देखा, लड़कों में भी उतना ही हो गया है कि देखिए ये नकल्स होते हैं या ये हल्के होते हैं, तो कुछ जो आपके पार्ट्स होते हैं थोड़े से डार्क होते हैं ना डेफिनेटली, तो वो उस लेवल पे नहीं आते हैं। लोग समझते हैं कि जी जो आपकी चीक्स का रंगत है वो आपके हल्कों का होगा, ये नहीं होगा। मतलब पूरी स्किन का कलर एक ही हो जाए, एक ही हो जाए, कोई डार्क ना हो, कोई लाइट ना हो। वो ग्लॉसी मैगजीन देख के आते हैं ना। अच्छा, नेचुरल है कि आपकी आंखों के नीचे हल्के हल्के थोड़े से, हाँ हल्के से, वैसे मतलब जहाँ जॉइंट्स होते हैं खासतौर पे वो जगह तो डार्क होती है। बिल्कुल एक्जिमा जैसे हम करेंगे तो उसमें बताएंगे भी। अच्छा देखिए, अगर आपके हल्के हो रहे हैं तो बड़ा सिंपल एक घर की रेमेडी बता रहा हूँ, और अगर कुछ ना मिले तो कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। देखिए सिंपल, आपने क्या किया, 2 से 3 चमचे आपने लिया, आपके घर में दूध आता है, नहीं आता फ्रेश, अगर वो नहीं आता कोई बात नहीं है, आप टेट्रा पैक भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ आपने क्या किया जी, आपने किया थोड़ा सा क्रश करके, ये पहाड़ी पुदीना होता है, पहाड़ी पुदीना की देखिए शक्ल बिल्कुल डिफरेंट होती है, ठीक है। ये पुदीने से सूखा हुआ पहाड़ी पुदीना है, ठीक है। आपने उसमें ऐड किया, और उनके साथ देखिए एक क्रीम मैं तो यहाँ दिखा रहा हूँ जो हमारे पास अवेलेबल है, मगर पूरे पाकिस्तान में ऐसी क्रीम जिसके अंदर 4 चीज़ें आपको आराम से मिलेंगी। एलोवेरा, ठीक है, गुलाब का एक्सट्रैक्ट, ठीक है, 3rd चीज़ होगी पिसे हुए अखरोट, वॉलनट्स, और चौथा दूध। अच्छा, अगर हम क्रीम नहीं और ये हमें ऐसे ही मिल रही हैं चीजें, जैसे कि एलोवेरा आप बिल्कुल डालते हैं, अच्छा, तो देखिए क्रीम नहीं, लेकिन ये आप वैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको खालिस एलोवेरा मिल रहा है, उसके अंदर आप क्या करें, एलोवेरा उसको दूध में अच्छी तरह से डिसॉल्व करें, पीस के अखरोट डालें, और थोड़ा सा रोज ऑयल डाल दें या रोज की पत्तियां, ठीक है। अच्छा, ये देखिए बड़ा सिंपल, बड़ा खूबसूरत और बड़ी इसकी अच्छी खुशबू। ये देखिए आपके हल्के आराम से, और ऐसी चीज होनी चाहिए हल्कों पे जो आपको यहाँ फ्रिक्शन ना करे, ठीक है। ये देखिए बहुत रिएक्शन, ये बड़ी माइल्ड सी क्रीम है और उसकी खुशबू बड़ी सूदिंग है, ठीक है। आपने इतनी क्रीम ली है, देखिए, ठीक है, हाफ, तकरीबन हाफ, ठीक है। इसको आपने मिक्स किया इसके साथ, और थोड़ी सी क्वांटिटी में देखें, अगर आपको एक उपटन बनाने का तरीका बता रहा हूँ जो घर में आप खुद बना सकते हैं, और बड़ा हर्बल एक्सट्रैक्ट है। उसके अंदर आपने क्या करना है, 5 चीज़ें आपको लेनी है, हल्दी, रतन जौ, हुस्न यूसुफ पाउडर, सिल्वर नाइट्रेट आपको किसी फार्मेसी से मिलेगा, और उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में बाल झड़ वैसे तो बालों के लिए यूज़ होता है, मगर स्किन के लिए भी। अच्छा, ये देखिए, ये इसमें आपने इस तरह का ये होगा, ये इसमें चांदी का एक्सट्रैक्ट जो है, ये ख़ास तौर पे ये आपके जो हल्के हो रहे होते हैं या आपकी स्किन दब रही होती है उसको ये क्लियर करेगा। ये आपने क्या किया, थोड़ा सा डाल दिया, ये आपने थोड़ा सा कि जरा गाढ़ा मिक्सचर बन जाए ना, बड़ा जबरदस्त टाइप बन जाए, बिल्कुल पेस्ट बन जाए जरा। हाँ देखिए जी, ये पेस्ट टाइप बिल्कुल तैयार होगा। आप ये देखें, ये आपको ना सिर्फ ये आप हल्कों पे लगा सकते हैं, हाथों पे लगा लें, पैरों पे लगा लें, जैसे आप कहते हैं ना कि जॉइंट्स वो हो रहे होते हैं। देखिए ये अब ये मिक्सचर बना, अब मैं आपको देखिए ये बड़ा इसका टेक्सचर दिखा के और हल्का सा लगा के दिखाता हूँ। ये इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ बनेगी, आप इसको फ्रिज में रख दें, और इसी से आप ना ये देखिए टेक्सचर बन गया। इसका टेक्सचर ये होगा, और आप जहाँ भी आपके हल्के हो रहे हैं, ये देखिए थोड़ा क्रीमी टाइप बना है, ठीक है। आपने लिया, और इसको अच्छी तरह से आप जब घर का काम करिए, किचन का काम करिए, उतनी देर आपने लगाया, उस हिस्से में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब किया, ठीक है। और 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद जब ये बिल्कुल स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो जैसे बच्चों के मैल नहीं छुड़ाते, आप वैसे इसको करें, स्क्रब की तरह स्क्रब करें, बिल्कुल स्क्रबिंग हो जाएगी, और नेचुरली आपकी स्किन भी बड़ी, और ये एक उसमें भी हेल्प करेगा। जो खवातीन आजकल साबुन पानी का किचन का काम करती हैं, तो उनके हाथ बहुत फट रहे होते हैं, तो उनका बड़ा हेल्प हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है लाहौर से, मिसेस मुगले आजम ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, और आप सबके लिए एक शेर है। जी जी। ए बाद सबा कुछ सुना तूने, ए बाद सबा कुछ सुना तूने, मेहमान जो आए हुए हैं, कलियाना बिछाना राहों पे, हम पलके बिछाने वाले हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने हैं। डॉक्टर खुरम हमारे साथ मौजूद है, मिसेस मुगले आजम, क्या कहेंगी? डॉक्टर खुरम अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? ठीक ठाक? अरे नहीं, आपकी मोहब्बत, आप हमारी पूरी फैमिली एक्सटेंडेड है हमारा समा के साथ, और आप चीज़ें बस ख़त्म होंगी तो आप ज़रूर बताइएगा, फ़ौरन आपके घर पार्सल फ़ौरन पहुँचेगा। थैंक यू डॉक्टर खुरम, मैंने तो वो कैप्सूल भी खाए और उससे मुझे इतना फर्क पड़ा है, और मेरी बेटी तो स्पेशली कहती है मामा जब कॉल लगेगी तो आपने ये जरूर थैंक यू अंकल का बोलना है, क्योंकि उसके बालों में खुश्की सिकरी बहुत ज्यादा हो गई थी, गर्म पानी यूज करते थे ना बालों में, तो वो मैंने ऑयल इस्तेमाल किया, इतना बेहतरीन ऑयल है कि मैं बता, और उसकी लेंथ भी लंबी हो गई है, और मेरे भी बालों की लंबी हो गई लेंथ। बहुत शुक्रिया, बस आप खत्म होने से पहले हमें दोबारा कॉल करेंगी और नॉन स्टॉप आप यूज करें। बहुत शुक्रिया आपका।
जबरदस्त, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर और कॉलिंग। ये खुरम, आप हमें तो ये चीजें नहीं देते हैं। अरे नहीं मतलब ये कॉलर से बातें पता लग रही थी आप कॉलर से क्या क्या चीजें भिजवाते हैं। नहीं आपकी अपनी जगह, आप तो जो कॉलर ऑर्डर हमारे साथ मौजूद है, आमना है मुल्तान से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आमना, गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है आपका डॉक्टर खुरम से? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बहुत प्यारी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ। हंसी क्यों आ रही है? मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी थी। जी जी कहिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सामना, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वैसा मेरे फेस पे ना दाने थे, अच्छा, तो वो क्या कहते हैं खत्म हो गए, मगर चेहरे पे दाग रह गए हैं। ओ बिल्कुल बिल्कुल आमना, मुझे लगता है आप थोड़ा सा, जब आपको एक्नी निकली होगी आप हाथों से दबाती होगी ना? जी जी जी। बिल्कुल नहीं, अच्छा आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। मुल्तान से बोल रही हैं आप? जी सर। अच्छा, मैं आपको बिल्कुल ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो आपको आराम से मुल्तान में मिलेंगी, उसको रेगुलर करें और फिर हमें 2 हफ्ते में जरूर बताइएगा, ठीक है जी? सर मेरे एक और मसला भी है। जी जी जी। ये मेरी कमर पे और जो है ना हाथ की जहाँ इंजेक्शन लगते हैं ना, जी जी जी, उधर की साइड पे ना खारिश होती है, तो मगर जो खारिश हो जाती है उसके बाद ना काले से धब्बे पड़ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा, ये ड्राइनेस एक्जिमा है, थोड़ा आपको सर्दियों में ज्यादा खारिश होती होगी, है ना? सर्दियों में ज्यादा होती है, गर्मियों में ड्रॉप हो गया। हम इसी तरफ ही आ रहे थे, बिल्कुल एक्जिमा की तरफ बिल्कुल उनको बताते हैं, बिल्कुल जो कह रही है। एक तो एक्नी उनको जब हुई थी डेफिनेटली, तो क्या करते हैं जी, एक्नी आप खत्म हो रातों रात, तो जब दबा लेते हैं तो उसके निशान रह जाते हैं। अच्छा, बड़ा सिंपल आमना, आप क्या करें जी, सुबह शाम आप पूरे चेहरे पे एक तो क्रीम लगाएंगे आप फ्यूसल 8C, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, मुल्तान में मिल जाएगी आराम से, और रात में रुई से डेलिसन टी लोशन पूरे चेहरे पे, ठीक है? अच्छा, एक मल्टी विटामिन आप जरूर खाइएगा, CQ कोएंजाइम, ठीक है? CQ कोएंजाइम 10, ये एक मल्टीविटामिन है, आपको 1 महीने तक खानी है, एक टैबलेट, ये आपको डिटॉक्सिफाई करेगी, तो आपकी एक्नी ना बने। और आपकी जो बॉडी पे बहुत ड्राइनेस आ रही है ना, देखिए मैं एक थोड़ा सा उसे एक लिंक करके दिखाता हूँ, फिर बॉडी, ये देखिए एक तो हमारे स्क्रीन पे भी चल रहा है, ठीक है? और सेकंड ये देखिए, ये एक जो ये वाली पिक्चर आप फोकस करेंगे, सर्दियों में बहुत सारे लोगों की बॉडी पे और चेहरे पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस और रैशेस होते हैं, ठीक है? अच्छा, इसी को अगर हम थोड़ा इलैबोरेट कर दें जी, तो ये देखिए, ये खवातीन जो होती है साबुन पानी का काम करती हैं, उनके हाथ, जी जरा हम जूम करके अपने कैमरे ये देखिए, ये बिल्कुल हाथों के ये हालात हो जाते हैं। और इसी से हम थोड़ा लिंक करेंगे, अगर एक मुझे पिक्चर मिल जाए जल्दी से, ये बच्चों के अंदर जो बहुत ज्यादा दिखें, ये थोड़ा सा ऊपर भी दिखाएंगे हम, ये देखें, ये बच्चों में कहलाता है एटोपिक एक्जिमा, ठीक है? ये पूरे बच्चों की चीक बिल्कुल पिंक हो जाते हैं और बड़े बेचारे बच्चे सो नहीं पाते पूरी रात। अच्छा, सबसे पूरे पाकिस्तान में होता है, इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा, क्योंकि पॉलन एलर्जी भी होती है, ठीक है? अच्छा जी, बड़ा सिंपल सी इसकी टेक्निक आप घर में बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करें जी, शहद की मक्खियों का छत्ता, ठीक है, वो आपको किसी पंसार की दुकान से मिलेगा, वो आप पेट्रोलियम जेली में मिक्स करेंगे, ठीक है? अच्छा, ये लिप्स के लिए भी यूज हो सकता है, बड़ा जबरदस्त लिप बाम है, मैं आपको मिक्सचर बना, जो वैक्स होती है वो वैक्स पूरी, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने क्या किया जी, बीज वैक्स, ठीक है? ये देखिए, ये पूरी स्किन को आपको जो बिल्कुल कट्स आ रहे हैं, रैशेस आ रहे हैं, इसको बिल्कुल ये क्लियर करेगी, ठीक है? आपने बीज वैक्स के साथ ऐड किया कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन जिसके अंदर लैनोलेन हो, ठीक है जी? ये दोनों चीजें आपने मिक्स की, ये लैनोलेन लोशन होगा, ठीक हो गया। ये दूध का ही एक्सट्रैक्ट होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है? और इसके साथ होगा दूध, आपकी स्किन को बहुत सूद करता है, सूदिंग इफेक्ट होता है। और इसके साथ ऐड करेंगे, ये देखिए आपने इसमें डाला, और इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बिल्कुल आपको तेज़ी से इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी, ये देखिए, ये आ गया, इसमें ऐड करके थोड़ा सा आप पीस के, ये देखिए दालचीनी, ठीक है? ये दालचीनी का डंडा है, ठीक है? आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करके इतनी क्वांटिटी में इसके अंदर ये मिक्स करेंगे, ठीक है? और इनके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ा सा आप रोज़ वाटर, अगर रोज़ वाटर अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल पानी भी, ठीक है? ये मिक्सचर बनाएंगे आप, बहुत ज़बरदस्त सूदिंग इफेक्ट होगा। और ये मिक्सचर बना के आप पूरी बॉडी पे, जहाँ जहाँ आपके हाथ पैर फट रहे हैं, बॉडी पे आपके बहुत ड्राइनेस है, ये तेज़ी के साथ आपके इन्फेक्शन को ख़त्म करेगी। वरना अगर ये आपका इन्फेक्शन बढ़ता है तो इससे जाके आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, एंटीबायोटिक्स आप लेते हैं, तो ये बड़ा, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है, एक मिक्सचर बनेगा। और जहाँ भी आपकी स्किन फट रही है, इवन पूरी बॉडी में ये आप तमाम चीज़ें लगाएंगे। और उसका मैं मिक्सचर आपको, ये देखिए, अगर आपके हाथ क्रैकी हो रहे हैं, ठीक है, ये आपने लगाया और ये पूरे हाथों पे आराम से
ड्राई होने के बाद आप देखें ये बिल्कुल एक चिकनाहट भी नहीं आएगी और बहुत फ्लफीनेस करेगा, ये देखिए बड़े आराम से। अच्छा, एक चीज़ इसमें और ऐड करेंगे जो बहुत ज़्यादा खास तौर पे जो लोग थोड़ा सा ओबेसिटी होती है तो उनके अंदर क्या होता है कि गर्दन आपकी काली होनी शुरू होती है और लड़कियों में हार्मोन डार्क हो जाती है। देखिए, अच्छा सबसे बड़ी बात ये कि आप गर्दन को क्या करते हैं लोग कि प्यूमर स्टोन होता है, झामा उससे रगड़े होते हैं, ठीक है, वो बड़ी गलत चीज़ है। ये बड़ा पुराना नुस्खा ये बड़ा करती है और उसको रगड़ के समझती है शायद हम जितना रगड़ेंगे बच्चों के साथ भी करती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा ऐसी खवातीन जिनको थोड़ा सा एक इशू है कि आपका वेट ज़्यादा हो रहा है या आपकी गर्दन काली है, हमें फ़ौरन फ़ोन करेंगे, एक उनको विटामिन भेजेंगे यहाँ से पिक वाइट के नाम से, जिसके अंदर है मेरीटाइम एक्सट्रैक्ट, ठीक है। मेरीटाइम एक्सट्रैक्ट और तमाम एसेंशियल विटामिन है। एक तो आपको डिटॉक्सिफाई करेगा और साथ में क्रीम आप लगाएंगे। देखिए बड़ी सिंपल सी मैं क्रीम आपको खुद घर में, एक तो हम रेडीमेड दिखा रहे हैं मगर आप घर में बना सकती हैं। आप क्या करें जी, ये इसके अंदर भी पुदीना है, ठीक है, ये पुदीना है, ठीक है। पुदीना आपने इसको क्या किया, आपने पहाड़ी पुदीना लिया इतनी क्वांटिटी में, ठीक है जी। इसको आपने इन्फ्यूज कर दिया टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल आपको बाजार में आराम से मिल जाएगा, ठीक है। टी ट्री बहुत जबरदस्त, ठीक है। टी ट्री ऑयल और इसके अंदर आप ऐड करेंगे जी थोड़ी सी क्वांटिटी में रोज वाटर और एंड में ऐड करेंगे इसके अंदर जोजोबा ऑयल। 2 ऑयल होंगे, जोजोबा, जिसको कहते हैं जी उर्दू में इसका डिफरेंट नाम से मिलता है आपको, जोजोबा के नाम से मिलेगा, ठीक है। टी ट्री ऑयल, जोजोबा ऑयल, पहाड़ी पुदीना और दूध, ठीक है, और रोज वाटर, ये मिक्सचर बना के आप पूरी गर्दन पे रोजाना लेप करें और पिक वाइट आप चॉइस दिखाएं। अच्छा, सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसा कोई काम करना है कि आपको बॉडी में से पसीना निकले, ठीक है, जितना डिटॉक्सिफाई होगा, वरना आप जितना ओबेसिटी आपकी बढ़ती है आपकी गर्दन काली होती है। मैं आप देख रही हूँ आपको बहुत पसीना, मुझे तो कुछ ज्यादा ही ये जैकेट का कहाँ जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ थे, उन्होंने सारे मसले मसाइल के जो हल हैं वो हमें बता दिए हैं कि हमने इनसे कैसे छुटकारा पाना है, चाहे आपकी स्किन डार्कर हो रही है या आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपके हाथ फट जाते हैं सर्दियों में और स्किन खराब हो जाती है, उसका भी डॉक्टर साहब ने हमें हल बताया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म का वादा क्या है कि हर शख्स का होगा, हर पाकिस्तानी को अपना घर मिलेगा। पूरी कौम को वज़ीर आज़म के वादा वफा होने का इंतजार है कि 50 लाख घरों का जो मंसूबा है वो घर कब मिलेंगे। अब काम कहाँ तक पहुँच चुका है, क्योंकि हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि शहरी कब अपने अपने घरों में मुंतकिल होंगे। और ये इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि उसके पास अपनी छत हो, अपने घर में रहे, सुकून से रहे, चाहे छोटा है बड़ा है, छत अपनी है। जिन्होंने अब तक जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, हम पैगाम ये देते हैं कि भाई आप रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि ये वो मंसूबा है जिससे हर पाकिस्तानी को फ़ायदा होगा। हाउसिंग टास्क फोर्स के चेयरमैन जैगम रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने सोचा कि उन्हें इनवाइट करते हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ साथ जो लोगों के जहनों में सवाल हैं कि आया ये मंसूबा कहाँ तक पहुँचा है, अभी कितनी ताख़ीर है, तैयारी कहाँ तक है, ये तमाम सवालात हम इनसे पूछते हैं। जैगम साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम हुकूमत का बेहतरीन इकदाम है। पाकिस्तान में 11 से 12 मिलियन घरों की ज़रूरत है, क्या ये टारगेट पूरा हो पाएगा? जी देखिए, मैं एक चीज़ कहा करता हूँ कि ये जिसे कहते हैं ना, नॉट डिलीवरिंग दिस ऑब्जेक्टिव इज नॉट एन ऑप्शन। इसलिए कि अगर इस मुल्क में आबादी में इजाफा होता जा रहा है तो उनको हमने रोटी कपड़ा और मकान तो देना है। तो ये ना देना या हमने जो कम दिया इसकी वजह से हमारे यहाँ शॉर्टेज जो आपने 11-12 मिलियन की तो बैकलॉग या शॉर्टेज है। अभी जो हर साल इंक्रीमेंटल है, फॉर एग्जांपल 2019 में लास्ट ईयर हमारी आबादी में 4.2 यानी 42 लाख का नेट इजाफा एक साल में हुआ। 42 लाख जो है दुनिया के 86 मुल्कों की आबादी जो है ना, उनकी 86 मुल्कों की आबादी 4 मिलियन से कम है, 40 लाख से। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे मुल्क में वी आर नाउ द 5th लार्जेस्ट कंट्री। तो 42 लाख का जो सिर्फ इजाफा हुआ उसके लिए 7 लाख मिनिमम 7 लाख घरों की ज़रूरत तो हमने 2019 में पैदा कर, और हम बमुश्किल 2.5-3 लाख सालाना जो है ना हमारा डिलीवरी चल रही है। इसका मतलब है हर साल 4 से 5 लाख घरों का, 4 लाख घरों का तो शॉर्टेज बैकलॉग होता है। तो 11-10 मिलियन था, आज से कोई 10-15 साल पहले हम 5-6 मिलियन कहा करते थे बैकलॉग है, शॉर्टेज है, फिर बढ़ते बढ़ते अब 11-12 हो गई है। अगर हम जैसे डिलीवर नहीं करेंगे तो इन लोगों को जो आबादी में इजाफा है, घर कहाँ से वो उसी पर होता है, कच्ची आबादियाँ बनती हैं और फिर स्लम्स और ये सारे इश्यूज खड़े हो रहे हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर के भी कि अगर आप डिसेंट घर नहीं देंगे
तो बच्चे जो लोग हैं आबादी वो पढ़ी लिखी डिसेंट आबादी नहीं बनेगी। तो ये इशू जो है मैं लोगों से कहता हूँ कि ये नॉट डिलीवरिंग ऑन दिस इशू इज नॉट अ चॉइस। अब आगे कि जी हो पाएगा या नहीं पाएगा तो वो बिल्कुल यकीनन, इससे पहले भी लोगों को मायूसियाँ हुई हैं। पहले रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा, बहुत अच्छा नारा था, 70s में भुट्टो साहब ने लगाया, नहीं डिलीवर हो सका, कुछ ऑन ग्राउंड काम नहीं शुरू हुआ। फिर गिलानी साहब ने अबाउट 1 मिलियन का टारगेट दिया था पर ईयर का अपने 90 डेज एजेंडा में, वो काश ऑन ग्राउंड हम प्रेपरेशंस कर लेते तो आज हम जहाँ तक बात पहुँच चुकी थी उससे आगे जाते। फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में कहा जी 500,000 हम करेंगे सालाना, उन्होंने भी ड्राइंग टेबल से हट के कोई काम नहीं किया। इमरान खान साहब को जब ये बताया गया, काफ़ी अच्छे से मेरी भी बात होती थी उनसे, कि हाउसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इशूज़, जिससे शहरों की डिसेंसी और बस्तियां जो है शहर, फॉर एग्जांपल कराची 55% ऑफ कराची इज स्लम्स एंड कच्ची आबादी, और कराची में 800 से 1000 कच्ची आबादी है। तो ये फिर ये इसी तरह इंडिसेंट शहर मेट्रोपॉलिटन होते रहेंगे। और उन्होंने ये कन्विंस हो गया जब उनको ये एहसास हुआ कि हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज नॉट ओनली शेल्टर, इट इज़ द मेन प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मेन प्रोवाइडर ऑफ इंडस्ट्रीज को 40-42 इंडस्ट्रीज पे इकॉनमी का भी ड्राइवर है। तो उन्होंने मुझे कहा कि पॉलिसी बनाओ, हमने पॉलिसी बनाई। उसके बाद टास्क फोर्स जिसका मुझे चेयरमैन बनाया गया, टास्क फोर्स का काम है कि हम एडवाइजरी, प्लानिंग और पॉलिसी इश्यूज, फिस्कल इश्यूज, रेगुलेटरी इश्यूज और फाइनेंशियल इश्यूज, उनके ऊपर हम गवर्नमेंट को और अथॉरिटी को एडवाइस करें। अब अथॉरिटी बनी है इस्लामाबाद में जो नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड काम कर रही है, ऑन ग्राउंड काम कर रही है, और यकीनन इससे रोजगार भी मिलेगा लोगों को। बड़ा अच्छा इकदाम उठाया। ये थोड़ा सा इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि अगर मुझे घर लेना है या कोई भी शख्स है इसको घर लेना है नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम से, तो किन किन मराहिल से गुजरना होगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा पूरा? देखिए उसके जो प्रोसीजर है कि एक तो उन्होंने शुरू में एक नादरा का वेबसाइट खोली थी कि जी जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो अपने आप को बताएं कि जी घर में गरीब इंटरेस्टेड हैं। तो वो मैं कहा करता हूँ उसकी कोई इतनी ज़रूरत या उस फिगर्स की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए कि जब मैं और आपने अभी बात की क्वेश्चन में कि 11-12 घरों मिलियन यानी कि 11-12 मिलियन की शॉर्टेज है, इतने तो लोग ऑलरेडी लाइन में नजर आ रहे हैं ना आपको। तो अगर हम इसका 10% भी 1 मिलियन बनाएंगे तो फिर भी शॉर्टेज तो रहेगी। तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इज नॉट एन इशू। इशू ये है कि मैंने जैसे आपसे किया 7 लाख तो सालाना इजाफा हो रहा है इन बैकलॉग में। इशू ये है कि हमें ऑन ग्राउंड डिलीवरी ऑन लार्ज स्केल सप्लाई साइड मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, जिसके लिए मैं आप जैसे सवाल करेंगे मैं बताऊंगा। और दूसरा गरीब को एम्पावर करना होता है, जिसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर, कि वो कोई घर को खरीद सके। अब आम आदमी के बस में ये अगर हम कहें जी 30 लाख का भी घर है तो 25 लाख 30 लाख वो एकदम फ्रंट नहीं ला सकता, जिसका एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट हम जिसे समझते हैं हाउसिंग फाइनेंस या मॉर्गेज फाइनेंस। तो यानी कि बैंकों को आगे बढ़ के वो उनका हाथ थामना है। तो इस वक्त इन फ्रंट्स के ऊपर बेइंतहा काम हो चुका है। एग्जाम्पल जैसे आप इजाजत दें तो मैं फाइनेंस साइड का आपको बताऊं जी कि फाइनेंस साइड पे स्टेट बैंक की पॉलिसी काफ़ी अरसे से मेहनत कर रहे थे। इस वक्त स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। बैंक इस वक्त लोगों के पीछे जा रहे हैं, वो इसलिए कि उनको एक मैंडेटरी यानी कि 5% ऑफ टोटल लोनिंग बाय द बैंक्स जो है ना, जितने कर्जे बैंक देता है वो 5% हाउसिंग में देने पड़ेंगे। इससे पहले हमारे मुल्क में हाउसिंग में बैंक काम ही नहीं करते थे और गरीब को तो अंदर जाने का भी डर लगता था कि मैं जाके इनसे बात क्या करूं। और जितनी थोड़ी बहुत 0.03-0.4% की जो हमारी मॉर्गेज डेट है वो भी हाई एंड और मिडिल एंड सेगमेंट में थी। वो इनकम सेगमेंट को तो बैंकों ने कभी एंटरटेन नहीं किया। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है ना। हमने देखा कि वजीर आजम ने भी ये कहा कि हर शख्स, हर शहरी, चाहे वो अमीर है गरीब है, किसी भी तबके से उसका ताल्लुक है, उसकी अपनी छत, अपना घर, और ये होना बेहद ज़रूरी है। अगर हम गांव देहातों की बात करें, कच्ची आबादियों की बात करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आप लोगों को दरपेश होगा। यकीनन इसका सामना भी आप लोगों ने किया होगा। इससे कैसे आप लोग निपटे, और जो गांव की कच्ची आबादियों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए वजीर आजम का ये इकदाम, ये प्रोजेक्ट हुकूमत का कितना मुफीद है, उनके लिए इससे क्या फ़ायदा होगा? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है और आई थिंक इस सेगमेंट पे तो लोग जाते ही नहीं है। जब घरों में मैं देखता हूँ शहरों में जब हमारी मीटिंग हो रही होती है तो लोग जो है वो गुलशन और DHA डिफेंस के घरों की ही बात कर रहे होते हैं।
ये जो आपने कहा कि जी पेरी अर्बन एरिया जो स्लम्स हैं, जो शहर और देहातों के दरमियान जो इतने बड़े बड़े ह्यूज, इनके बारे में कोई नहीं सोचता। और जो देहात हैं उनके बारे में तो आज तक कोई हाउसिंग, जिसे हम लोग रूरल हाउसिंग कहते हैं, सोचा ही नहीं। इस पॉलिसी का जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो पॉलिसी है उसकी सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि इसमें 40% हाउसिंग विल बी डिलीवर्ड इन दी शहरी यानी कि अर्बन एरिया, 20% पेरी अर्बन यानी कि स्लम्स वगैरह को इम्प्रूव करेंगे और 40% देहातों में। अब आपका सवाल है कि जी जो पेरी अर्बन या स्लम्स हैं इसमें काम शुरू हो चुका है। अखुवत को प्राइम मिनिस्टर ने जो फंड दिया, क्योंकि अखुवत जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन देती है, तो तकरीबन 3 अरब के कर्जे देकर 7,000 घर अखुवत बना चुकी है ऑलरेडी गरीबों की उन कच्ची बस्तियों में। और ये काम भारत में, क्योंकि गरीबों को बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट की ज़रूरत होती है, गरीबों को ज़रूरत पैसे की बहुत ज़्यादा नहीं होती। मतलब आप ये पेरी अर्बन एरिया कच्ची आबादियों में जाएं तो 5-10 लाख भी गरीब का ख्वाब है, इतना मुझे पैसे मिल जाएं। जो अखुवत ने ऑलरेडी कोई 7,000 से ऊपर माशाल्लाह ये काम कर चुके हैं। फिर आपने सवाल किया देहातों का, ये बहुत अहम है। पाकिस्तान में कभी हमने रूरल हाउसिंग के बारे में सोचा ही नहीं। इंडिया में मैं देखता हूँ कि जो उनका प्रोग्राम 2016 में शुरू हुआ, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, उनमें मेजर कंपोनेंट जो था वो रूरल हाउसिंग का है, जो उसमें उन्हें शहरों से ज़्यादा वो प्रोग्रेस हो रही है। तो पंजाब में हमने इस तरह किया है कि पंजाब में क्योंकि हाउसिंग टास्क फोर्स और पंजाब हाउसिंग टाउन प्लानिंग कथा कलावी की माजरत, थोड़ा सा मुझे ये भी बता दें कि मुख्तलिफ सूबों की क्या सूरत हाल है, कहाँ पर तेजी से काम हो रहा है। अगर हम सिंध की बात करें तो यहाँ पर जो तरक्की है वो थोड़ी स्लो है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? उसी पर मैं आ रहा हूँ। देखिए उसमें ये था कि मुझे ये एहसास है, और आपको हमें सबको एहसास है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लैंड इज ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो क्या हाउसिंग इज की जो बेसिक इंग्रेडिएंट है वो लैंड है, तो सो हाउसिंग बिकम ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो जब वो आप आते हैं कि जी लैंड की इश्यूज को करने के लिए, तो हमने सबसे पहले, मैंने एज चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग टास्क फोर्स, मैंने पंजाब में और सूबों में ये काम शुरू किया। पंजाब में पंजाब हाउसिंग टास्क फोर्स बनी जिसके याकूब इज़ार चेयरमैन है, और उसके ओवरऑल सुपरवाइजर जो हैं, वेटरन जो हैं, वो मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग महमूद रशीद साहब हैं। उसके मैं आपको प्रोग्रेस बताऊंगा कि कितनी अच्छी हो रही है। फिर इसी तरह KPK में शुरू हुआ, फिर बलूचिस्तान में भी बात आगे बढ़ी है इस पर। लेकिन 2 सूबों में तो ये टास्क फोर्स भी बन चुकी है और हाउसिंग अथॉरिटीज़ भी, जिन्होंने एक्चुअल डिलीवर करना है। अब आपको मैं परफॉर्मेंस बताता हूँ कि जी क्या परफॉर्मेंस है। पंजाब में मसला ये था कि जो 2 एजेंसीज हैं वहाँ पर, एक LDA लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी और एक है पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, जिसको उन्होंने कहा था कि पंजाब में घर एक्चुअल देंगे। उन्होंने देखा कि हमारे रूल्स में लो इनकम अफोर्डेबल हाउसिंग की कोई प्रोविजन ही नहीं है। मतलब अपने जैसे जहाँ भी है घर बनाओ, ये वो इसका, उसके लिए फिर स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए, जिसमें आपको पता है कि हमारे मुल्क में कोई नई चीज़ करने में ब्यूरोक्रेसी, ये वो अप्रूवल्स के 6 स्टेप होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में अफोर्डेबल हाउसिंग रूल्स बन चुके हैं। उसके मुताबिक 40 से ज़्यादा शहरों में ज़मीन आइडेंटिफाई हो के पंजाब के हाउसिंग मिनिस्टर ने काम शुरू करवाया है। यस, आप में से हर आदमी हम में से कह सकता है कि जी स्लो है, लेकिन स्लो का मसला देखें, जो मसला ये आ रहा होता है कि स्लो इसलिए होता है कि 40 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ, 70 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। अब 40 का तो मैं जब से ले रहा हूँ कि जब से ये रोटी कपड़ा मकान यानी मकान को एज ए पॉलिटिकल स्लोगन लाया गया, वरना तो 70 साल से 1970 में पाकिस्तान की आबादी 50 मिलियन थी, आज 222 मिलियन है, 4 टाइम्स। जमीन उतनी ही है, तो घरों की आप अंदाजा लगाएंगे कितनी जरूरत बढ़ चुकी होगी और जमीन की कीमत कितनी महंगी हो चुकी होगी, क्योंकि आबादी जिसने घर के लिए जमीन चाहिए वो बढ़ती जा रही है, 4 टाइम्स तो हो चुकी है। और बाय टर्न ऑफ द सेंचुरी आप सोचिए कि इस सदी के आखिर तक पाकिस्तान की आबादी 375-380 मिलियन होगी, यानी कि जहां हम आज खड़े हैं ऑलमोस्ट डबल। और जैगम साहब, शायद फिर यही वजह है कि वजीर आजम ने जो है इस इकदाम को उठाया, इस कदम को उठाया, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा है कि एक शख्स के लिए छत, अपना घर होना कितनी ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी चीज़ है। नारा तो कोई और लगा गया, लेकिन पूरा इसे हमारे वजीर आजम साहब कर रहे। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे और चीदा बातें थी इस प्रोजेक्ट को लेके, उस पर बड़ी तफसीलन आपने हमसे गुफ्तगू की।
कराची रहने के लिए बेहतरीन जगह है, ये हम नहीं कह रहे, ये गैलप का सर्वे कह रहा है। महक वो ये बता रहा है कि जिसके मुताबिक ताज़ा सर्वे में ये कहा गया है कि 92% लोगों ने शहर कायद को रिहाइश के लिए बेहतरीन करार दिया है, लेकिन 91% शहरी यहाँ की सफाई की सूरत हाल से मुतमईन नहीं है। 59% कराची वालों ने अदालतों की कारकर्दगी को सबसे बेहतर करार दिया है, जबकि 48% को ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी पसंद आई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कराची वालों को कौन सी पार्टी पसंद है, यह भी इस सर्वे में है कि 23% शहरियों ने तहरीक इंसाफ के हक में बात की। दूसरे नंबर पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, जिसके साथ 9% शहरी हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर आ रही है। अरे बड़ी हैरान कुन बात है कि देखिए पीपल्स पार्टी का जो पसंदीदा जो ग्राफ कहा जाता है, हम कहते थे कि कराची बड़ा गढ़ है पीपल्स पार्टी का, वो किसी ज़माने में था, अब बिल्कुल नहीं है, तीसरे नंबर पर है। 7% लोग ऐसे हैं जो कि इस जमात के साथ हमें नज़र आ रहे हैं। तो कराची से मुताल्लिक सर्वे किया गया और लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। चले मुझे लगता है जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, चीज़ों का फुकदान है यहाँ पे सड़कों का जो सिस्टम है वो सही नहीं है, ट्रैफिक का सिस्टम उतना बेहतर नहीं है जितना कराची जैसे शहर के लिए होना चाहिए, लेकिन लोगों ने यहाँ पर रहना फिर क्यों तरजीह दिया, ये तमाम तरह मामला, बहुत सारे सवाल हमारे जहनों में। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप बिलाल गिलानी साहब ने। बिलाल अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और सबसे ज़रूरी चीज़ ये जो आपने सर्वे किया इसने मुझे हैरान कर दिया है कि भाई लोग कराची को पसंद करें रहने के लिहाज से, इसके बारे में कहा जा रहा है कि रहा जा सकता है यहाँ पर। इस सर्वे का तरीक़ाकार क्या था और जब सवालात किए गए लोगों से तो उनकी उम्र क्या थी और सवाल किस तरह के थे? जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। जी ये सर्वे हमसे गाए बगाए लोग ये कहते हैं कि कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा तजारती मरकज़ भी है, तो कोई सर्वे उसके हवाले से, उसके बासियों की राय के हवाले से, उनके तहफ़्फ़ुज़ात और उनकी ख्वाहिशात के हवाले से भी होना चाहिए। तो हमने ये सर्वे जो है तकरीबन 600 अफराद जो कि 18 टाउन्स में कराची के स्प्रेड ओवर थे, उनसे किया। इस पे तमाम एजेस के लोग थे, यंग भी थे, बूढ़े भी थे, एजुकेटेड भी थे, कराची की अमीर आबादियों के भी थे, गरीब कच्ची आबादियों के भी थे। तो एक मजमूई तौर पर कराची की आवाज़ जो है वो हमने इसमें कैप्चर करने की कोशिश की है। अच्छा, ये 600 अफराद का इसका मतलब आपने सैंपल रखा था, आपको लगता है कि सैंपल को अगर बढ़ाया जाए तो ये फिगर्स जो हैं, जो ये हम बातें कर रहे हैं रहने के लिहाज से, ये ज़्यादा क्लियर हो सकेंगी, ज़्यादा अच्छी सामने आ सकेंगी? जी, जो सर्वे करने का तरीका कार है उसमें ये जो 600 अफराद हमने रैंडमली जैसे ऑलमोस्ट लॉटरी के तौर पे किए, तो तकरीबन कराची की आबादी 2 करोड़ अफराद की है, तो उन 2 करोड़ अफराद में से हमने 600 लोग चुन लिए। अगर हम इसमें से 1000 भी लोग चुने या हम इससे 1 लाख भी लोग चुने तो सर्वे के नताइज इससे बहुत मुख्तलिफ नहीं होंगे। ये एक साइंस और स्टेटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है जो दुनिया भर में अप्लाई होती है, सैंपल साइज से उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता। सही। अच्छा बिलाल, एक और चीज़, कौन से ऐसे सवाल थे, कौन सी ऐसी चीज़ थी जब शहरियों से पूछी गई तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस इससे मिला, और कौन सा ऐसा सवाल, ये कौन सी ऐसी चीज़ जिस पे नेगेटिव रिस्पांस मिला कि लोग नाला नजर आए उस चीज़ से? एक मकसद जो है वो ये था कि जो कराची के ओहदेदार हैं, हुकूमत है, उस तक आवाम की जो मसाइल भी हैं और आवाम को कराची के हवाले से जो चीज़ अच्छी लगती है वो भी उनके सामने पेश की जाए। एक तरह का चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश किया जाए कि जो कराची के में हुकूमत करने वाले हैं वो इन मसाइल के ऊपर इस हायरार्की के अंदर जो है वो उनके मसाइल हल करें। तो सबसे पहले मसाइल पे बात कर लेते हैं। जो लार्जेस्ट इशू हमें लोगों ने कहा वो पानी का है। आप भी जानते हैं कि पानी जो है वो या अवेलेबल नहीं है कराची की अच्छी तरीन आबादियों में, DHA में, जहाँ कीमतें बहुत हाई हैं, जहाँ लोग फ़ीस बहुत हाई पे करते हैं, उसके बावजूद भी आपको टैंकर मंगवाने पड़ते हैं। तो या पानी है नहीं या पानी साफ़ नहीं है, ये कराची के बासियों की सबसे बड़ी उन्होंने कहा कि ये कराची का सबसे बड़ा मसला है जिसको हुकूमत को सॉल्व करना चाहिए। दूसरा जो है वो सफाई का है। तो आप देखेंगे कि कराची भर में आपको कचरे के ढेर नज़र आते हैं, जो वेस्ट डिस्पोजल है उसका कोई प्रॉपर निज़ाम मौजूद नहीं है। पूरे पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा मसला है, मगर कराची बिलखुसूस में। और तीसरा जो है वो बिजली का मसला लोगों ने हमारे सामने रखा कि यहाँ लोड शेडिंग जो है वो बहुत तंग करती है। बहुत इलाकों में पनिशमेंट के तौर पे कि ये करें।
हालांकि उनका कसूर नहीं है, उनके आसपास कोई बिजली चोरी कर रहा है, मगर उनको भी इसका करना पड़ा। और चौथा जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात की कमी है। 40% लोगों ने ये कहा कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसी भी शहर के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है। इसमें ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी शरह ने हमें कहा कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, मगर उसकी जो क्वालिटी है और अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही कम है। तो 4 मेन इश्यूज कराची के बाद। अच्छा, ये तो बातें होंगी सारी मसाइल की, कि जो मसाइल हैं वो क्या हैं। सफाई का मसला है, पानी का मसला है, उसके बारे में क्या था। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी आप लोगों ने सर्वे किया, किसको फेवरेट करार दिया गया और क्यों दिया गया, इसके बारे में क्या सवालात हुए? जी बिल्कुल, हमने लोगों से ये सवाल पूछा कि आप अगर इलेक्शंस हों कराची में तो आप किस पार्टी को वोट देंगे। तो इस पे रिजल्ट्स हैं वो कुछ हद तक शॉकिंग भी हैं, कुछ हद तक कंटिन्यूटी में भी हैं। तो लार्जेस्ट जो नंबर्स थे वो 17% लोगों ने ये कहा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे। आप अगर 2018 के इलेक्शन में कराची में जो वोट डाले गए उसके तनासब से देखें तो वो 31% लोगों ने PTI को वोट डाला था। तो हालांकि PTI अभी भी कराची की सबसे मकबूल जमात है, मगर उसकी मकबूलियत में एक्चुअली कमी आई है। जो पार्टियां जिन्होंने गेन किया है उनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो कि इंटरेस्टिंग चीज है। मुस्लिम लीग नून ने 2018 के इलेक्शन में 8% वोट लिए थे। अब 13% लोग ये कहते हैं कि वो PMLN को वोट देना चाहते हैं। इसी तरह 13% पीपल्स पार्टी के वोट हैं, इनको तकरीबन 12% वोट मिले थे। तो तकरीबन पीपल्स पार्टी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। पीपल्स पार्टी के हद तक ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि पीपल्स पार्टी की ऑल कराची सपोर्ट नहीं है, उसकी पॉकेट्स में सपोर्ट है, मगर एक कराची वाइड सपोर्ट नहीं है। MQM क्योंकि थोड़े से हिस्सों में बट चुकी है, मसलन पाक सरजमीन पार्टी जो है वो भी एक MQM में मौजूद में पहले थे, और कुछ MQM के अंदर एक थोड़ा सा इंतशार भी है। फारूक सत्तार साहब जो हैं वो उतने एक्टिव नहीं हैं। तो अगर इनके वोट मिला लिए जाएं तो MQM सपोर्टर्स के वोट कोई 17% के करीब हैं। तो जो लार्जेस्ट हमने देखा वो ये कि कराची की आवाम जो है वो इस वक्त काफ़ी फ्रेगमेंटेड है अपने वोट देने के हवाले से। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PTI, MQM, ये चारों जमातें जो हैं वो तकरीबन एक दूसरे से बहुत करीब हैं। कराची के बासी शायद ये चाहते हैं कि कोई भी इनमें से, इन चारों में से कोई भी पार्टी उनके अनगिनत मसाइल जो हैं उनको हल करने के लिए कुछ करे। तो ये वोटिंग के हवाले से ये कहा जा सकता है कि कराची के जो लोग हैं वो तैयार है ना कि भाई थोड़े मुतमईन है। चलें, तहरीक इंसाफ की हम बात करें, हमें खुर्रम शेर जमान साहब कर लिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। खुर्रम साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गैलप सर्वे की हम बात करें, उसके मुताबिक कराची की मकबूल तरीन सियासी जमात PTI यानी आपकी अपनी जमात है। मेरा सवाल ये है कि क्या आप लोग कराची वालों की उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हैं या पूरा उतर पाएंगे? अगर आपको फेवरेट करार दिया जा रहा है तो गोया कोई ना कोई तो उम्मीद वाबस्ता होगी कराची वालों की आपसे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी MNAs हैं और MPAs हैं वो अपने तमाम वोटर्स के साथ राब्ते के अंदर हैं, अपने इलाकों के अंदर रहते हैं। हमारा तकरीबन मेरे ख्याल से सारा दिन का, अगर ज़्यादा नहीं कहें तो 4 से 6 घंटे हमारे अपने हलकों में गुजरते हैं। लेकिन जाहिर है कि जो जिम्मेदारियाँ, जो कराची के मसाइल हैं, जो सिंध हुकूमत ने पूरे करने हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ, हमारी जिम्मेदारी तो ये है कि एज एन अपोजिशन मेंबर हमने जो इश्यूज़ आवाम के उनको हमने हाईलाइट करना है, सिंध असम्बली में करना है, कोशिशें करके उन इश्यूज़ को जाके डिपार्टमेंट्स में जाके रिजॉल्व करना है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो जिम्मेदारियाँ सिंध हुकूमत की हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, वो पूरी नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से आवाम जाहिर है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर्वे के मुताबिक कराची का सबसे बड़ा जो मसला है खुर्रम साहब, वो गंदगी और जगह जगह पड़ा कचरा है, जिसके बाद स्ट्रीट लाइट्स आती हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या इकदाम उठा रहे हैं अब? नहीं देखें, इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं। जाहिर है, मतलब आप देखें कि 2020 अब ख़त्म होने लगा है, 2021 आ रहा है और आज तक हम गंदगी और सफाई के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने दुनिया में बहुत सारे ममालिक ट्रैवल किए हैं, मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में कहीं पे कचरा, सफाई, इस तरह की ना बातें सुनी हैं करते हुए, ना ही हमने कहीं पे कचरा देखा है। लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि हम कराची शहर में बैठे सफ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको बड़ा यकीन से एक बात कह सकता हूँ कि
अगर यही हुकूमत रहेगी तो आने वाले 100 साल के बाद भी आप ट्रांसपोर्ट की बातें कर रहे होंगे, स्ट्रीट लाइट की बातें कर रहे होंगे, कुत्ते के काटने की बातें कर रहे होंगे, कचरा उठाने की बातें कर रहे होंगे। दुनिया में ये बातें नहीं होती। चांद पे जाने की बात भी पता नहीं कितने साल पहले की गई थी, अब तो चांद पे जाने की बात भी नहीं होती है। तो आज तक हम जो हैं यहाँ पे कराची में बैठे ये बातें कर रहे हैं कि कराची की सफाई किस तरह होगी, कचरा किस तरह उठाएगा। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अवार्ड मिलना चाहिए कि आज तक वो सफाई नहीं कर सके। सो जो हुकूमत कचरा ना उठा सके, सफाई ना कर सके, क्लीनलीनेस का मैं बिल्कुल देख रहा था, सर्वे देख रहा था, जिसमें सबसे पहला 91% लोगों ने कहा कि शहर कराची के अंदर जो सफाई के बड़े मसाइल हैं, सफाई होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा फेलियर है मैं समझता हूँ, और मैं ये इस बात पर यकीन करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबिलियत रखती नहीं है कि वो कचरा उठा सके। बिल्कुल। और खुरम साहब, आपने कहा कि लोग चांद पे जाने की बातें करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास इस तरह के मसाइल नहीं है। कराची वालों की तो किस्मत में है ना ऐसे मसाइल। एक मसला स्ट्रीट क्राइम का भी है जिसकी रेशो दिन प दिन बढ़ती जा रही है और शहरी इससे परेशान है। इस पर वजीर आजम की तवज्जो दिलाई आपने, या इसका कोई हल निकाला आपने, या आने वाले वक्त में कोई हल निकाला जाएगा? देखिए, क्राइम तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अगर मैंने कुछ दिन पहले CPLC का पूरा एक चार्ट देखा था जिसका कंपैरिजन पिछले 2019 से था, उसके अंदर हम ये देख रहे थे कि वाकई में जो आपकी गन पॉइंट पे जो मोबाइल छिन जाते हैं, ख़वातीन के पर्स छिन जाते हैं, इस तरह की वारदातों के अंदर बहुत ज़्यादा उसका जो क्राइम रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस सिलसिले में हमने AIG कराची से मुलाकात की है। कंटिन्यूस बेसिस पे जो एरिया के DIGs होते हैं, SSP होते हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात होती रहती है। लेकिन डेफिनेटली वंस अगेन देखें, क्राइम का जो स्ट्रीट क्राइम का जो चैप्टर है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। ये जिम्मेदारी वज़ीर आज़म की नहीं है कि कराची शहर की गलियों में अगर वारदातें हो रही हैं, जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की है। और हम उनसे मुलाकात करते रहते हैं जो एरिया के पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, और ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा मेजर इशू है जिसको आज के इजलास के अंदर भी हम उठाएंगे। ठीक। खुरम शेरज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बिलाल गिलानी भी अभी स्टिल हमारे साथ है। तो जाते जाते बिलाल से भी कमेंट ले लेते हैं। बिलाल, जैसे कि खुरम साहब बात भी कर रहे थे, आप मुझे ये बताइएगा कि जब आप सर्वे कर रहे थे तो क्या लोगों ने ये कहा या लोगों की ये राय आपको सामने मिली कि जनाब ये तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, या फिर शहरी आपको एक पार्टी से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए नजर आए? जी, आई थिंक इसमें इम्पॉर्टेंट है कि शहरियों के लिए एट द एंड ऑफ द डे हुकूमत जो है वो हुकूमत वक्त है। चाहे वो सिंध की हुकूमत है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट की हुकूमत है, चाहे फेडरल हुकूमत है। तो आवाम की उम्मीदें जो हैं वो हुकूमत से हैं जो कि उनसे टैक्स लेती है, और उनकी उम्मीदें यही हैं कि वो उनके टैक्स के मनी को उनके शहर पर खर्च करें। ये इम्पॉर्टेंट बात है कि कराची शहर जो है वो पूरे पाकिस्तान को ना सिर्फ इनकम टैक्स बल्कि कस्टम्स टैक्स, सेल्स टैक्स जमा करके देता है। उस शहर की ये हालत हो कि जहाँ के उसके बासी जो हैं वो क्लीनलीनेस को और बिजली को और पानी को तरसें, और ये कॉन्वर्सेशन कई दहाइयों तक चलती रहे, ये एक अफसोसनाक बात है। और इस पे तमाम पार्टीज़ को साथ बैठकर बात करनी होगी। ये इल्ज़ाम तराशी जो है वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। और कराची के अवाम जो है वो काफ़ी इस बात से तंग हैं कि पार्टियां एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करती रहती हैं, और कराची वहाँ ही खड़ा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ब्लेम गेम की जाती है। जो कराची के लोग हैं ख़ास तौर पर, वो जो बुनियादी ज़रूरियात हैं जब वही पूरी नहीं होंगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बिलाल गिलानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल्स में हमें बताई इस गैलप सर्वे की।